नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नए साल 2022 के मौके पर आज हम वतनों से अपील की कि आने वाले साल 2022 में एक लम्हा ज़ाया किए बगैर और वसाइल का एक ज़र्रा ज़ाया किए बगैर एक नए हिंदुस्तान की तामीर की तारीख का एक सुनहरा सफ़ा बनाएं। मोदी ने ऑल इंडिया रेडियो पर अपने महाना प्रोग्राम मन की बात में लोगों से यह अपील की। उन्होंने कहा कि मन की बात में हम एक माह बाद फिर मिलेंगे, लेकिन 2022 में हर नई शुरुआत आपकी सलाहियत को पहचानने का मौका भी लाती है। अहदाफ जिनका हम पहले तसव्वुर भी नहीं करते थे, आज मुल्क उनके लिए कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि शिंशा कांश्यो विद्याम अर्थ चे साधित, यानी जब इल्म हासिल करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो हमें हर एक लम्हे से इस्तेफादा करना चाहिए। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में इस बार भी हमने ढेर सारे विषयों पर बात की। हर बार की तरह एक महीने बाद हम फिर मिलेंगे, लेकिन 2022 में हर नई शुरुआत अपने सामर्थ्य को पहचानने का भी एक अवसर लाती है। जिन लक्ष्यों की पहले हम कल्पना भी नहीं करते थे, आज देश उनके लिए प्रयास कर रहा है। हमारे यहाँ कहा गया है, क्षणशः कणश्चैव विद्याम अर्थंच साधयेत्। क्षणे नष्टे कुतो विद्या, कणे नष्टे कुतो धनम। यानी जब हमें विद्या अर्जित करनी हो, कुछ नया सीखना हो, करना हो, तो हमें हर एक क्षण का इस्तेमाल करना चाहिए। और जब हमें धन अर्जन करना हो, यानी उन्नति प्रगति करनी हो, तो हर एक कण का यानी हर संसाधन का समुचित इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि क्षण के नष्ट होने से विद्या और ज्ञान चला जाता है, और कण के नष्ट होने से धन और प्रगति के रास्ते बंद हो जाते हैं। ये बात हम सब देशवासियों के लिए प्रेरणा है। हमें कितना कुछ सीखना है, नए नए इनोवेशंस करने हैं, नए नए लक्ष्य हासिल करने हैं। इसलिए हमें एक क्षण गंवाए बिना लगना होगा। हमें देश को विकास की नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। इसलिए हमें अपने हर संसाधन का पूरा इस्तेमाल करना होगा। ये एक तरह से आत्मनिर्भर भारत का भी मंत्र है, क्योंकि हम जब अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करेंगे, उन्हें व्यर्थ नहीं होने देंगे, तभी तो हम लोकल की ताकत पहचानेंगे, तभी तो देश आत्मनिर्भर होगा। इसलिए आइए हम अपना संकल्प दोहराएं कि बड़ा सोचेंगे, बड़े सपने देखेंगे और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा देंगे। और हमारे सपने केवल हम तक ही सीमित नहीं होंगे। हमारे सपने ऐसे होंगे जिनसे हमारे समाज और देश का विकास जुड़ा हो, हमारी प्रगति से देश की प्रगति के रास्ते खुले। और इसके लिए हमें आज ही लगना होगा, बिना एक क्षण गवाए, बिना एक कण गवाए। मुझे पूरा भरोसा है, इसी संकल्प के साथ आने वाले साल में देश आगे बढ़ेगा और 2022 एक नए भारत के निर्माण का स्वर्णिम पृष्ठ बनेगा। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने इतवार को कहा कि मुल्क के दिफाई शोबे को काफी तक़वियत मिली है और अब कोई भी हमारी तरफ बुरी नजरों से नहीं देख सकता। मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क को जोहरी डिटरेंट की जरूरत है, ताकि कुछ पड़ोसियों को दिंदाने शिकन जवाब दिया जा सके कि हम हर तरह के हालात से नबरद आजमा होने के अहल हैं। वज़ीर दिफा ने आज लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट और डिफेंस टेक्नोलॉजी और टेस्टिंग सेंटर DRDO के लैब का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे।
राजनाथ सिंह ने कहा कि हम ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया में किसी भी मुल्क पर हमले के लिए नहीं बना रहे हैं। हम ब्रह्मोस सिर्फ इसलिए बना रहे हैं ताकि हिंदुस्तान को दिफाई शोबे को इतना मजबूत और खुदकफील बनाया जा सके कि दुनिया का कोई भी मुल्क उसकी तरफ बुरी निगाहें ना उठा सके। डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड टेस्ट सेंटर का यदि यहाँ शिलान्यास हो रहा है तो लखनऊ की इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित होकर इस शिलान्यास का स्वागत करेंगे, इसका अभिनंदन करेंगे, अपना पूरा समर्थन देंगे। इसके लिए एक बार मैं शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप स्वागत करता हूं। और मेरे बहनों भाइयों, आज दोनों इकाइयों का जो यहां शिलान्यास हो रहा है वह हमारे राष्ट्र की सुरक्षा के दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, और साथ ही साथ रक्षा उत्पादन के मामले में भी उत्तर प्रदेश का हिंदुस्तान में एक विशेष स्थान बनाने में यह कामयाब होगा, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा, इससे लखनऊ उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोगों को रोजगार भी हासिल होगा, और सबसे बड़ी बात जिसे मैं देखता हूं, दूर तक मैं देखता हूं कि हम उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी एक नया अध्याय जुड़ जाए। मैं आप सबको इस बड़े काम के लिए अपनी हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, और डीआरडीओ और ब्रह्मोस एरोस्पेस जॉइंट वेंचर और इन प्रोजेक्ट से जुड़े समस्त वैज्ञानिकों को और इंजीनियर्स को भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं, और आभार व्यक्त करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी के प्रति। जो भी मैंने उनसे आग्रह किया कि ऐसी ऐसी परियोजनाएं हम लोग स्थापित करना चाहते हैं, क्षण भर की देर नहीं लगे, और उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सकेगा मैं इसके लिए भूमि उपलब्ध करा दूंगा। बहनों भाइयों, मुझे यह कल्पना नहीं थी। मरकजी वजीर दाखिला व साबिक बीजेपी सदर अमित शाह ने इतवार को समाजवादी पार्टी व बहुजन समाज पार्टी पर अखरवा परवरी और जात पात की सियासत करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि उन पार्टियों के दौरे इख्तियार में यूपी कभी भी तरक्की नहीं कर सकता था। कासगंज के 12 पत्थर ग्राउंड पर बीजेपी की जन विश्वास रैली से खिताब करते हुए अमित शाह ने कहा कि सिर्फ वजीर आजम नरेंद्र मोदी ही मुल्क को एक साथ लेकर चल सकते हैं। इस दौरान उन्होंने अब की बार 300 के पार का नारा भी दिया। पूरे प्रदेश में पहले दंगे होते थे, अब प्रदेश में यूनिवर्सिटियां बन रही है, मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं, हवाई अड्डे बन रहे हैं, उद्योगों का जाला बिछ गया है, और प्रदेश गुंडा राज से मुक्त हो गया है। अखिलेश जी, क्या देखकर वोट मांगने निकले हो? आपको यूपी की जनता जानती है। आपके 5 साल में 700 से ज्यादा दंगे हुए थे, 700 से ज्यादा। योगी जी के शासन में 4.5 साल में किसी की हिम्मत नहीं है एक भी दंगा करे। मित्रों, हमने पूरे उत्तर प्रदेश में विकास का काम किया है। हर जिले में पहले एक बाहुबली हुआ करता था, अब हर जिले में एक उत्पाद है। पहले हर जिले में एक मिनी सीएम हुआ करता था, आज हर जिले में एक इंडस्ट्री लगी है। पहले हर जिले में एक स्कैम हुआ करता था, आज हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हुई है। मित्रों, 18 बड़ी बड़ी मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने ज़राई क़वानीन को दोबारा लाने के इशारे पर वजाहत दी है। उन्होंने कहा कि मेरे अल्फाज को गलत तरीके से पेश करके गलत सिम तैयार की जा रही है। मैंने कहा था कि हम ज़राई इस्लाहत कानून के नुक्ते नज़र से पीछे हटे हैं, लेकिन किसानों की बेहतरी के लिए हुकूमत हिंद आगे बढ़ती रहेगी। उन्होंने वाज़ेह किया कि ज़राई इस्लाहत क़वानीन को फिर से लाने की हुकूमत की कोई तजवीज़ या इरादा नहीं है।
कृषि सुधार कानून भारत सरकार किसानों की भलाई के लिए लेकर आई थी। भारत सरकार में प्रधानमंत्री जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव को दृष्टिगत रखते हुए बड़प्पन का परिचय दिया और आंदोलन को समाप्त करने की दृष्टि से उन कानूनों को वापस लिया है। अभी एग्रोविजन कार्यक्रम में मैं भाषण दे रहा था, मेरे शब्दों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके उसकी गलत दिशा विकसित की जा रही है। मेरा कहने का आशय ये बिल्कुल नहीं था जो दिखाया जा रहा है। मैंने ये कहा था कि कृषि सुधार कानून की दृष्टि से हम पीछे हटे हैं, लेकिन किसान की भलाई के लिए लगातार भारत सरकार आगे बढ़ती रहेगी। इसलिए इस मामले में किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि मरकजी हुकूमत ने कोरोना वबा को रोकने के लिए बूस्टर डोज लगाने की उनकी तजवीज को मिलाकर कबूल कर लिया और इस खुराक को तमाम शहरियों पर लागू करने का फैसला किया है। हुकूमत की तरफ से अपनी तजवीज पर अमल दरामद पर खुशी का इजहार करते हुए कांग्रेस लीडर ने मोदी हुकूमत के इस फैसले को दुरुस्त कदम करार दिया और कहा कि मुल्क के हर शहरी को कोरोना की वबा से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना बहुत ज़रूरी है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मरकजी हुकूमत ने बूस्टर खुराक के लिए मेरी तजवीज़ को कबूल कर लिया। ये एक दुरुस्त कदम है। हिफाजती टीकों और बूस्टर को मुल्क के आवाम तक पहुंचाना होगा। उन्होंने कुछ दिन पहले अपना वो ट्वीट भी पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने हुकूमत से पूछा था कि मुल्क की एक बड़ी आबादी को अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई गई है। हुकूमत हिंद बूस्टर खुराक कब से शुरू कर रही है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी व इंचार्ज उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में लाखों लड़कियां लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे में शामिल हो रही हैं और अब वो नाइंसाफी को बर्दाश्त नहीं करेंगी और अपने हुकूक के लिए लड़ेंगी। उन्होंने इतवार को कहा कि झांसी में इस मुहिम के तहत मुनक्किद की गई मैराथन में 10,000 से ज्यादा लड़कियों ने हिस्सा लिया, जिससे ये साबित होता है कि रियासत की लड़कियां इस नारे में शामिल हो रही हैं और खुद को बाइख्तियार महसूस कर रही हैं। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि सरकारी बसें और सरकारी मिशनरी को इस्तेमाल किए बगैर आज झांसी में 10,000 से ज्यादा लड़कियां लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन में दौड़ के लिए निकली। आज रियासत की हर एक लड़की इस नारे से जुड़ी हुई महसूस कर रही है। लड़की हो, लड़की हो, लड़की हो। मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हर वक्त क्या मेरे याद है, मैं चांद को लांघ भी सकती हूँ। घर भी चलाया है मैंने, मैं देश भी चला सकती हूँ। फसल उगाई इन हाथों ने, सरहद पे भी लड़ सकती हूँ। कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के साबिक वजीर आला दिग्विजय सिंह ने आज दावा किया कि वीर सावरकर बीफ खाने को बुरा नहीं समझते थे। राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के जन जागरण अभियान के हिस्से के तौर पर एक रोजा तरबियती कैंप से खिताब किया। इस मौके पर साबिक वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर पीसी शर्मा भी मौजूद थे। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने यह मुतनाज़िया बयान दिया और बाद में इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस दौरान हमेशा की तरह दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी को भी जाने पहचाने अंदाज में निशाना बनाया और कहा कि कांग्रेस की लड़ाई संघ और बीजेपी के नजरिए से आर पार की लड़ाई है। यहां ऐसे भी हिंदू हैं जो गौ मांस खाते हैं और कहते हैं कहां लिखा है गौ मांस ना खाया जाए, और अधिकांश हिंदू जो हैं वो गौ मांस हमले गौहत्या के खिलाफ। स्वयं सावरकर की जी के बारे में बड़ा कहा जाता है भाजपा। उनकी खुद की किताब में उन्होंने लिखा है हिंदू धर्म का कोई हिंदुत्व के साथ कोई संबंध नहीं है, खुद उन्होंने लिखा है। उनकी किताब में साफ लिखा है कि हिंदू धर्म का हिंदुत्व से कोई नाता नहीं है, और ये भी लिखा है कि गाय जो है ऐसा पशु है जो खुद के बल में लौट लेती है, वो कहां से हमारी माता हो सकती है।
और उसका गौमांस खाना में कोई खराबी नहीं है। ये सावरकर जी ने खुद ने कहा है, जो आजकल भाजपा और संघ के खास विचारक है। ये मालूम है कि नहीं मालूम? जिनको मालूम था हाथ उठाओ। हाँ, सबको मालूम नहीं था। अब मेरी बात सुनने के बाद कितनों को मालूम हुआ? मालूम हुआ। कांग्रेस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में लापरवाही बरतने का इल्जाम आयद किया। पार्टी के तर्जुमान और जनरल सेक्रेटरी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इतवार के रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी हुकूमत के उस दावे को मुस्तरिद कर दिया कि 18 साल से ज्यादा उम्र के तमाम हमवतनों को 31 दिसंबर तक वैक्सीन की दोनों खुराकें फराहम कर दी जाएंगी। वज़ीर आज़म मोदी ने आज मन की बात में भी यह दावा किया था कि मुल्क भर में 141 करोड़ वैक्सीन की खुराकें दी गई हैं। गुज़िश्ता रोज कौम से अपने खिताब में उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को बूस्टर डोज देने और 12 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन फराहम करने का ऐलान किया था। 2 डोज के हिसाब से 198 करोड़ डोज लगने, 5 ही दिन बचे हैं अब तो। पर मोदी सरकार ने कल यानी 25 दिसंबर को एक डेटा जारी किया। मैं आपको रिलीज कर रहा हूं, पीआईबी का प्रेस रिलीज है, हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे लगा है, पीआईबी पे लगा है, हमने वहीं से लिया है, कोई नया कागज नहीं। ये कल उन्होंने जारी किया है। इससे 4 बातें निकल कर आती हैं। पहली बात, 36 करोड़ 50 लाख लोगों को जो 18 साल की आयु से बड़े हैं, उन्हें मोदी सरकार ने अभी तक कोरोना का वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं लगाया। 36.5 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज अभी नहीं लगा है। यह देश की एडल्ट पॉपुलेशन का 35% है। दूसरा तथ्य, 18 साल से अधिक के एडल्ट पॉपुलेशन में 11 करोड़ 45 लाख लोगों को दोनों डोज ही नहीं लगे। कल प्रधानमंत्री जी ने तो बड़ी बड़ी बातें कह दी, पर ये उनके आंकड़े। कांग्रेस ने कहा कि वजीर दाखिला अमित शाह ने नागालैंड में इस महीने की शुरुआत में हुए तशद्दुद पर पार्लियामेंट में गलत बयान दिया है और मुल्क को गुमराह किया है, इसलिए झूठ बोलने के लिए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए और इस मामले की गुवाहाटी हाईकोर्ट की निगरानी में तहकीकात होनी चाहिए। नागालैंड तशद्दुद पर कांग्रेस की सदर सोनिया गांधी की जानिब से तश्कील की गई तफ्तीशी कमेटी के रुकन अजय कुमार ने इतवार को पार्टी हेडक्वार्टर्स में खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस मामले पर अमित शाह ने जो बयान दिया वो झूठ और गुमराह करने वाला है। अमित शाह ने अपने बयान में कहा था कि जिस गाड़ी पर गोलियां चलाई गई उसमें दहशतगर्द होने की इत्तला मिली थी, इसलिए गोली चलाई गई, जबकि गांव वालों का कहना है कि गाड़ी में कानों में काम करने वाले गांव के लोग थे और उनकी गाड़ी को धमाका करके उड़ा दिया गया था। ये पूरा घटनाक्रम कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने घटना को गंभीरता को देखते हुए एक 4 सदस्य की कमेटी बनाई, जिसमें जितेंद्र जी थे, गौरव गोगोई जी थे, एंटो एंथनी साहब थे और मैं था। तो हम लोग निकले और इस घटनाक्रम के बारे में इसलिए मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कोई बात को जो है देश से छिपाने की जो कोशिश करी है वो सार्वजनिक आपके रूप में जो है आपके सामने जो है स्पष्ट रूप से मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। जब हम लोग निकले दिल्ली से जोरहाट के लिए, क्योंकि जोरहाट सबसे करीब एयरपोर्ट है मौन जिला से, वहां से असम के जोरहाट से वहां से करीब 3 घंटे का रास्ता है, तो तुरंत जो है हमको जैसे ही हम लैंड किए थे तो जैसे जोरहाट पहुंचे थे तो वहां पर जो सीआईएसएफ से लेकर के असम पुलिस के पदाधिकारी ने हमको जो है घेरा और फिर एक वेटिंग रूम पर ले गए और चाय और पानी पिलाने की कोशिश की और यहां तक कि उन्होंने हमारा रिटर्न फ्लाइट उसी फ्लाइट जिस फ्लाइट से हम आए थे उसी फ्लाइट में बुक भी कर दिए थे। तो बहसा बहसी हुई, फ्लाइट तो चली गई। तब हमने कहा कि आप किस आधार पर हमको रोक रहे, तो उन्होंने एक आदेश दिखाया 144 जो है लागू की गई थी और खास तौर से हम लोग के ऊपर उस घटना। बिहार में इतवार की सुबह एक हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। मुजफ्फरपुर जिले के बेला फेज 2 की नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर फटने से शदीद धमाका हुआ। हादसे के वक्त फैक्ट्री में कई मजदूर काम कर रहे थे। मरने वालों में 2 लोगों की शिनाख्त हो गई है। इनमें एक संदीप कुमार बॉयलर ऑपरेटर मसूरी बहादुरपुर छापरा और दूसरा विनोद राय
इसका नाम है। बाकी 5 बॉडीज की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। किसी का सिर्फ हाथ मिला है तो किसी का सिर्फ पैर। धमाके से बगल की चूड़ा और आटा फैक्ट्री में भी काफी तबाही हुई है। इन फैक्ट्रियों में काम कर रहे 2 लोग भी जख्मी हुए हैं। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए जांच के अहकाम दिए हैं। कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से दौलत मिलने का सिलसिला जारी है। पहले कानपुर से 177 करोड़ रुपए नकद मिले तो अब उनके कन्नौज वाले घर में भी खजाना मिला है। यहाँ इतवार के रोज तीसरे दिन भी जैन के घर और फैक्ट्री में सीजीएसटी और आईटी की सर्चिंग जारी रही। हफ्ते की देर रात मकान में एक तहखाना भी मिला। इसमें से 2.5 किलो चांदी और 25 किलो सोने की सिलियां बरामद हुई हैं। चांदी की कीमत करीब 2.25 करोड़ और सोने की कीमत करीब 12.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। साथ ही टीम को 107 करोड़ रुपए और मिले हैं। अब तक जुमला मिलाकर 284 करोड़ रुपए मिले हैं। पुलिस कारोबारी के दोनों बेटे प्रत्युष जैन और प्रियांश जैन के साथ दीगर कारखानों की जांच कर रही है। जराये ने बताया कि तहखाने में नोटों से भरे 9 बोरे भी मिले। इसमें ज्यादातर नोट 2000 के हैं, बाकी 500 रुपए के नोट हैं। अभी इन्हें गिना नहीं जा सका है। नोट गिनने के लिए कानपुर से 7 मशीनें मंगवाई गई हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान को एक गैर जहरीले सांप ने काट लिया, जिसके बाद उनका निजी अस्पताल में इलाज के बाद उन्हें घर वापस भेजकर आराम का मशवरा दिया गया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक क्रिसमस की रात सलमान खान ने महाराष्ट्र के जिले रायगढ़ के पनवेल इलाके में वाक़ अपने फार्म हाउस में पार्टी का इनेकाद किया था। निश्चप जब वो अपने फार्म के लॉन में अपने दोस्तों के हमरा महवे गुफ्तगू थे, उस वक्त अचानक ही एक सांप ने उन्हें काट लिया। उन्हें फौरी तौर पर मकामी कामोठे इलाके में वाक़ निजी अस्पताल में दाखिल किया गया। इंजेक्शन और दवा देने के बाद उन्हें 2 घंटों तक डॉक्टरों की निगहदाश्त में रखा गया और सुबह 5 बजे उन्हें रुखसत किया गया। डॉक्टरों ने दबंग स्टार सलमान खान को मुकम्मल आराम का मशवरा दिया और वो फिल वक्त अपने फार्म हाउस पर आराम कर रहे हैं और मुकम्मल सेहतमंद हैं। अब नजर डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 4,85,529 नए मामला दर्ज हुए। इसी दौरान 3,528 अफराद की जान गई। इस इजाफे के बाद कोरोना से मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 27,29,57,36 हो गया, यानी करीब 28 करोड़ के करीब पहुंच चुका है। जबकि अमवात की तादाद बढ़कर 54,15,270 हो गई। दुनिया भर में फिलहाल 2,43,16,792 अफराद का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वबा की सूरत हाल में कुछ बेहतरी आई है। जहां एक तरफ 7,000 से कम नए केसेस दर्ज हुए हैं, वहीं मरने वालों की तादाद में भी कमी आई है। इसके साथ ही अमवात की शरह 1.38 यानी 1.38% रिकॉर्ड की गई है। हफ्ते के रोज मुल्क में 6,987 नए केसेस दर्ज हुए। इसके साथ ही मुतासरीन की तादाद बढ़कर 3,47,86,802 हो गई है। महाराष्ट्र में इतवार के रोज ओमिक्रॉन के 31 नए केसेस मिले। इसके साथ ही यहां नए वेरिएंट से मुतासरीन की मजमूई तादाद 141 हो गई। मध्य प्रदेश में 8 मुतासरीन की तस्दीक हुई, ये सभी इंदौर के हैं। इनमें से 6 ठीक होकर घर जा चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में भी पहला ओमिक्रॉन का केस दर्ज हुआ है। इस तरह मुल्क में ऐसे मरीजों का आंकड़ा आज 500 के पार हो गया। उधर दिल्ली में इतवार के रोज कोरोना के 290 केसेस रिपोर्ट किए गए। अब यहां एक्टिव केसेस की तादाद 1103 हो गई है। रियासती हुकूमत के ऑफिशियल कोरोना बुलेटिन के मुताबिक कोरोना के पॉजिटिविटी रेट में भी 0.5% की बढ़ोतरी हुई है। इसके चलते वजीर आला अरविंद केजरीवाल की हुकूमत ने नेशनल कैपिटल में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। रियासत में नाइट कर्फ्यू का अमल पीर की रात से लागू होगा। रोजाना रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। मुल्क में 15 से 18 साल के बच्चों को 3 जनवरी से कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। हुकूमत ने फैसला नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए लिया है। हालांकि मुल्क में बच्चों का वैक्सीनेशन होना चाहिए या नहीं, इसे लेकर काफी वक्त से बहस चल रही है। इतवार के रोज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के सीनियर डॉक्टर संजय केराय ने भी इस फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने इस फैसले को नॉन साइंटिफिक या गैर साइंटिफिक बताया। डॉक्टर राय एपिडेमोलॉजिस्ट और इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन के सदर हैं। उनका कहना है कि इस फैसले पर अमल करने से पहले उन मुल्कों के डेटा की स्टडी करनी चाहिए जहां पहले ही बच्चों को वैक्सीन लगाई जा रही है। अगर रिस्क और बेनिफिट एनालिसिस करें तो
कर पाए तो बच्चों को वैक्सीन लगाने के फायदे कम है और खतरे ज्यादा हैं। बता दें कि एम्स में बड़ों और बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। डॉक्टर राय इस ट्रायल में इन्वेस्टिगेटर हैं। पीएम ऑफिस को दिए गए एक ट्वीट में डॉक्टर राय ने लिखा कि मुल्क के जो खिदमत ये लोग दे रहे हैं उन्हें सही वक्त पर फैसला लेने के लिए मैं वजीर आजम नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन बच्चों के वैक्सीनेशन पर उनके अनसाइंटिफिक फैसले से मैं मायूस हूं। मुल्क में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मरीजों की तादाद भले ही बढ़ रही हो, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। इस वेरिएंट के मुतासिर होने वाले आसानी से ठीक हो रहे हैं। उन्हें अस्पताल में ऑक्सीजन सपोर्ट, वेंटिलेटर, स्टेरॉइड्स या फिर रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत नहीं पड़ रही है। ये दावा दिल्ली के सरकारी अस्पताल लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल के एमडी और सीनियर डॉक्टर सुरेश कुमार ने किया है। दिल्ली में मिलने वाले ओमिक्रॉन के मरीजों का इलाज इसी अस्पताल में किया जा रहा है। डॉक्टर सुरेश कुमार ने कहा कि अब तक हमारे अस्पताल में ओमिक्रॉन के 51 मरीजों का इलाज हो चुका है, जिनमें से 40 ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं। हमारे पास आ रहे ज्यादातर मरीज या तो बिना किसी अलामत के हैं या उनमें हल्के फुल्के अलामत दिखाई दे रहे हैं। सभी मरीज ठीक हो रहे हैं और एक भी मरीज को ऑक्सीजन सपोर्ट, स्टेरॉइड्स, रेमडेसिविर या वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी है। टीम इंडिया ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन टेस्ट के पहले दिन 3 विकेट खोकर 272 रन बना लिए हैं। ओपनर केएल राहुल 122 और अजिंक्य रहाणे 40 रन बनाकर नॉट आउट हैं। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 130 गेंदों पर 73 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है। साउथ अफ्रीका के लिए तीनों विकेट लुंगी एंड गिडी के खाते में आए हैं। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए केएल राहुल और मयंक अग्रवाल ने टीम इंडिया को शानदार शुरुआत दिलाई है। दोनों खिलाड़ियों ने पहले विकेट के लिए 117 रन जोड़े थे। भारत के लिए यह अफ्रीकी दौरा काफी अहम माना जा रहा है और जिस तरह से टीम ने सीरीज का आगाज किया उसे यह कहना गलत नहीं होगा कि टीम इंडिया फिलहाल फ्रंट फुट पर है। नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को 25 दिसंबर को एरियन रॉकेट के जरिए फ्रेंच गुयाना में वाक़े लॉन्चिंग बेस से लॉन्च कर दिया गया। इस टेलीस्कोप को नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी ने तैयार किया है। इस पर करीब 75,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। ये दुनिया का सबसे ताकतवर टेलीस्कोप है। इसकी कैपेसिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ये स्पेस से जमीन पर उड़ रही चिड़िया को भी आसानी से डिटेक्ट कर सकता है। 1990 में भेजे गए हबल टेलीस्कोप के मुकाबले ये 100 गुना ज्यादा पावरफुल है। इसके जरिए पूरे यूनिवर्स के शुरुआती दौर में बने गैलेक्सीज और दीगर प्लैनेट्स का भी पता लगाया जा सकता है। ये टेलीस्कोप यूनिवर्स के राजों को उजागर करने के साथ ही एलियंस की मौजूदगी का भी पता लगाएगा। इसके जरिए साइंटिस्ट यूनिवर्स के कई अनसुलझे राजों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। टेलीस्कोप के ऑप्टिक्स पर सोने की बारीक परत चढ़ाई गई है। ये परत इंफ्रारेड लाइट को डिटेक्ट कर देगी, डिफ्लेक्ट कर देगी। इससे टेलीस्कोप ठंडा बना रहेगा। कैमरों को सूरज की हीट से बचाने के लिए इसमें टेनिस कोर्ट के शेप की 5 लेयर वाली सनशील्ड लगाई गई है। टेलीस्कोप का पूरा साइज 21 मीटर का है। यह प्रोग्राम अमेरिका की तारीख का सबसे बड़ा इंटरनेशनल स्पेस साइंस प्रोजेक्ट है। इसका नाम नासा के दूसरे हेड जेम्स वेब के नाम पर रखा गया है। आंध्र प्रदेश की जानवी डांगेती ने नासा के स्पेस प्रोग्राम पूरा कर तारीख रकम की है। वो ऐसा करने वाली पहली हिंदुस्तानी खातून बन गई हैं। जानवी वेस्ट गोदावरी के पालाकुल शहर की रहने वाली है। वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही है। अपनी इस कामयाबी पर जानवी का कहना है कि वो कल्पना चावला की तरह एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहती है। जानवी ने अमेरिका के अल्बामा में नासा लॉन्च ऑपरेशंस के कैनेडी स्पेस सेंटर में इंटरनेशनल एयर स्पेस प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।